हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। जब बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो जनरली मैंने दो चैप्टर देखा है। एक आपका थर्मोडायनेमिक्स है और एक आपका है इक्विलिब्रियम। इसको लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि क्या है इस टॉपिक में, इन दोनों चैप्टर्स में। लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों चैप्टर को ढंग से समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चैप्टर बहुत इजी लगेंगे। टोटल कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो ये सारे चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा है तो मैं इसके डिटेल में जाऊंगा। हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखा है, जैसे आपको दिख रहा है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये तो 11th के सारे टॉपिक्स हो गए, कुछ अलग से भी टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या-क्या मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, हम क्यों पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का बच्चों, कि आप जब उस चैप्टर को पढ़ते हो ना तो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। एंड जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होते हो तो एक एक्सपेक्टेशन होती है आपको खुद से कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा तो मैं कौन कौन से ऐसे नई चीजें हैं जिसका मैं आंसर दे पाऊंगा, राइट। पर्पस भी यही होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, कि कुछ नया जानना। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा थर्मोडायनेमिक्स तो मैं कौन कौन सी चीजों का आंसर दे पाऊंगा, वो सारी चीजें हम समझेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक चैप्टर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ गेम, अगर आप मान लो खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो उसी गेम से रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो कुछ टर्म्स होते हैं जो उसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, वहां पे वो यूज होते हैं। तो उन सारे टर्म्स को देखेंगे जो आपको बेसिकली जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते रहोगे आप फेमिलियर होते रहोगे उन टर्म्स के साथ। देन हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसीलिए आप उस चीज को पढ़ रहे हो। देन आपका आएगा मेजरमेंट, दैट मीन्स डिफरेंट, आप बोलो एप्लीकेशंस है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके किस किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर है वो। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे हम उसको देखते रहेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। और बाकी आप टॉपिक्स देखोगे तो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि एंथैल्पी क्या होते हैं, स्पॉन्टिनिटी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है। बट अभी के लिए बस ये आप समझ के रखो कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी बच्चों इंट्रोडक्शन। ओके, दैट विल बी इंट्रोडक्शन। कहने का ये मतलब है कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कौन सा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या, क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के क्या फायदा है, इसको पढ़ के मैं क्या क्या आंसर कर सकता हूँ, मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो ये टर्म है थर्मोडायनेमिक्स, ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव्ड है बच्चों, ये आपको है ग्रीक से। ये कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। आप सबको पता होगा, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं ना, ये ग्रीक लैंग्वेज से आपके डिराइव्ड होते हैं। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है ग्रीक लैंग्वेज से ही क्यों। तो देखो, आप ये मान के चलो कि जो मॉडर्न साइंस है उस पे यूरोप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आज की डेट में। ओके, जो आपका मॉडर्न साइंस है उसमें यूरोपियन साइंटिस्ट सारे, बहुत सारे, आप जितने भी आप देख लो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हो, जो मॉडर्न साइंस है वो मेजॉरिटी साइंटिस्ट आप देखोगे तो यूरोपियन होते हैं। एंड ग्रीक कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूरोप में। तो वहाँ पे हमेशा आपको लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको इंग्लिश में भी बहुत ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो इसीलिए जनरली आप देखोगे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको एक ग्रीक लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती दिखेगी। तो अगर मैं इसको तोड़ूं थर्मोडायनेमिक्स को, तो ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक होता है थर्म एंड दूसरा है डायनेमिक। ओके, अब देखो दोनों आपको इंग्लिश के वर्ड लगेंगे अलग अलग, लेकिन ये इनका रूट जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। थर्म का मतलब होता है बच्चों हीट। ओके, थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। तो दैट मीन्स हीट के फ्लो को पढ़ते हो आप किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। आप क्या पढ़ते हो, हीट के फ्लो को पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स, मैं टीएच लिख देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आपको थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद
which deals with flow of heat, flow of heat during any physical or chemical process, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ओके, आप किसी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के टाइम जो फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उस चीज की स्टडी को आप क्या बोलते हो? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आप पॉज करके डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आपको ये चीज समझ आया कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा फिजिकल एंड केमिकल, तो आप पूछोगे कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल में। तो वैसे तो आपको पता है कि व्हाट इज फिजिकल व्हाट इज केमिकल, लेकिन अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो दो चीजें हो सकती हैं। देखो, अगर मैंने क्या बोला आपको? हीट के फ्लो की बात करनी है हमें। हमें किस चीज की फ्लो की बात करनी है? हीट के फ्लो की बात करनी है। ओके, अब अगर मैं हीट के फ्लो की बात करूं तो दो, एक अगर मैं बात करूं फिजिकल की एंड एक मैं बात करूं केमिकल की, तो क्या क्या हो सकती है? देखो, अगर सिंपल आप हाथों को रब करो, ठीक है, हाथों को रब करो तो आपने देखा होगा हीट जनरेट होती है, हाँ या ना? हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन के चक्कर में, हाँ या ना? तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा सिंपल अगर आप किसी फिजिकल प्रोसेस में आपने देखा, मम्मी ने आपको दूध का एक ग्लास दिया, राइट? आपको मम्मी ने एक दूध का ग्लास दिया, बहुत गर्म है। ओके, आपको सिंपली उस टाइम बोला जाए कि हाथ से उसको पकड़ लो, तो आपको क्या लगेगा? बहुत ज्यादा गर्म लगेगा और आप छोड़ दोगे। रीजन क्या है इसके आपका बहुत ज्यादा गर्म लगने का? देखो, मेन रीजन है कि जो ग्लास है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हाथों का आपका जो टेम्परेचर है उस ग्लास के कंपैरिजन में कम है, काफी कम है। तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने ठंडे हाथ को, ठंडे हाथ का मतलब है उस ग्लास के रिस्पेक्ट में जो आपका हाथ ठंडा है, उसको जब ग्लास के कांटेक्ट में लाते हो तो क्या होता है? ये मान लो ग्लास है और ये मान लो आपका हाथ है। ओके, तो जैसे ही आप टच करते हो ना इससे, तो आपका जो हाथ है वो क्योंकि ठंडा है इसके कंपैरिजन में, तो हीट अचानक से बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होना चालू हो जाती है आपके ग्लास से आपके हाथों पे। तो क्योंकि आपके हाथों को बहुत ज्यादा अचानक से हीट मिलती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गर्म लगता है, आप छोड़ देते हो। वही अगर आप थोड़ी देर बाद जब ग्लास थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तब आप उसको पकड़ते हो, तो होता क्या है कि सेम चीज अभी भी मान लो कि मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूँ। मान लो ग्लास का टेम्परेचर पहले था 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड आपके हाथों का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ह्यूमन बॉडी है, हाँ या ना? ये आपके हाथ है। तो अब जैसे ही आप इसको टच करोगे, तो क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है टेम्परेचर का, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा ना वो बहुत जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होगा और ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, इसलिए आपको बहुत गर्म लगता है। लेकिन अगर मान लो ये ठंडा हो गया, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड आपका हाथ अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस है, अब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बस 3 डिग्री सेल्सियस का रह गया। तो क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस का है, तो जो फ्लो होगा ये काफी कम अमाउंट में होगा। और आइडियल केस में क्या होता है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस इसको भी कर दो एंड 37 डिग्री सेल्सियस आपका हाथ भी है, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आपको कोई गर्म कोई ठंडा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा उस दूध का। एंड जस्ट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि फ्रिज में डाल दो दूध को, राइट, अब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो दूध का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, आपके हाथों का टेम्परेचर क्या हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो उस केस में क्या होगा, हीट आपके हाथों से दूध की साइड को जाएगा एंड उस केस में क्या होगा, आपको ठंड लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी से हीट खींच रही है। जैसे ही आपके बॉडी से हीट खींचेगी तो आपको क्या होगा, एक कूलिंग सेंसेशन आएगी। ओके, तो इसलिए आपको वो चीज ठंडे लगती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या है। नाउ अगर मैं केमिकल की बात करूं, ओके, केमिकल की बात करूं, जिसको एक्सटेंसिवली पढ़ना है, आपको क्या करना है, एक्सटेंसिवली पढ़ना है इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। किस चीज के बारे में? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपसे पूछूं व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन होता है, आप सबने 10th क्लास में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े हैं, तो जब कोई रिएक्शन होता है तो किसी किसी रिएक्शन से हीट जनरेट होती है, किसी किसी रिएक्शन से हीट, किसी किसी रिएक्शन को हीट चाहिए होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो वहां पे भी मैं बोलूंगा हीट तो इन्वॉल्व है ही, किसी को हीट चाहिए, कोई हीट रिलीज कर रहा है, तो दैट मीन्स हीट वहां पे भी है एंड ऑब्वियसली वो फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है और बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे
कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो किस तरीके से हीट का फ्लो होता है। देखो, आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये जो टॉपिक है ना, एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, ये वाला एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस वाले टॉपिक में, और यहीं पे मेनली हम कवर ये सारी चीजें करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, आप किस किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। तो आई होप आपको जो स्टार्टिंग का मैंने बेस सेट करा है बोल लो, या इंट्रोडक्शन दिया है, आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस आप ये इस चीज को ढंग से समझोगे कि किसी चैप्टर को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो ना एक बड़े किसी भी चीज को बड़े काम करने के लिए ना एक मतलब आपको गोल स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है कि उस काम को आप क्यों कर रहे हो, राइट। अगर वो आपका बहुत क्लियर है ना, तो आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि अच्छा, इस चीज को मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये सारी चीजें समझूंगा, तो आपका गोल क्लियर रहता है, आपको एक क्लैरिटी रहती है आगे बढ़ते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने बताई, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिक क्या एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से। ओके, तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। एंड नाउ दो तीन चीजें, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं और कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो को। मैं खाली यहाँ पे इंट्रो रखूंगा, मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा आपके लिए, वहां पे जो मैंने सेकंड टॉपिक बोला था आपको, कौन सा सेकंड टॉपिक, कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ये वाली चीज। ओके, कौन कौन से टर्म्स है, तो उसको मैं एक नए वीडियो में सेपरेटली लेके आऊंगा, क्या क्या सारी चीजें हैं। यहाँ पे मेरा एम है आपको इंट्रोडक्शन सेट करना, आपको बेस सेटअप करना कि क्यों मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। ओके, नाउ अब ये हो सकता है कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये भी पता चलेगा कि क्यों पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअली पढ़ रहा हूं तो मैं किस किस क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं कोई दो चीज रख दूं, लेट सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एक जगह रख दूं, तो क्या वाटर बन जाएगा? क्वेश्चन आपसे, अगर मैं सिंपली बोलूं यस और नो में आंसर दो कि क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह डाल दो तो क्या ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक साथ डाल दो तो क्या वाटर बनेगा, नहीं बनेगा? तो अगर ये क्वेश्चन मैं किसी एट्थ नाइन्थ के स्टूडेंट से पूछूं, तो उसका चांसेस है कि वो आंसर बोले यस, क्योंकि उसने यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं मिला दूं तो वाटर बन जाएगा। ये मैंने बैलेंस नहीं कर रखा केमिकल रिएक्शन को, यू नो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, आप आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो हो गया और यहाँ पे दो हो गया, ये हो गया बैलेंस। ओके, टेंथ में आपने बैलेंसिंग पढ़ रखी है। बट मेरा यहाँ पे पर्पस बैलेंसिंग सिखाना नहीं है, मेरा यहाँ पे पर्पस है कि आप कैसे पता करोगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो किसी छोटी क्लास का बच्चा जरूर बोल सकता है कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी अगर आपसे 11th में क्वेश्चन पूछूं, तो जनरली आप पूछोगे कि कंडीशन क्या है, क्या रूम टेम्परेचर पे मैं कर रहा हूँ या कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन है वहां पे मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बच्चों कभी भी किसी भी बुक में जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखा होता है ना, तो उस पर ध्यान देना, साथ में टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें ना इस एरो के ऊपर मेंशन्ड होती है कि लेट सपोज 200 डिग्री सेल्सियस एंड समथिंग प्रेशर, इतना पास्कल प्रेशर। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये वही कंडीशन होती है जहां पे ये रिएक्शन फिजिबल है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे अगर ए और बी को मैं साथ में डाल दूं तो वो रिएक्शन सी और डी बना ही देगा। जैसे इस केस में मैं बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने डाला तो जरूरी नहीं है कि वाटर बने। एक बात बताओ, एयर में ऑक्सीजन है, आप सब बोलोगे यस बिल्कुल है। ओके, नाउ आप एक काम करो, हाइड्रोजन वाली जो बलून होती है, ओके, वो लेके आओ, खरीद के लाओ, 5-10 जितने भी रुपए की आती है, और उसको क्या करो, वो फूला हुआ बलून है, लेट सपोज ये बलून है आपका। ओके, ये आपका बलून है, ऐसे कलर सा कर देता हूँ। ओके, ये मान लो बलून है। ओके, अब अगर आपने इसमें एक सुई भोंक दी और फोड़ दिया, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलते ही, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन है एयर में, तो क्या वाटर आपको कहीं दिखता है क्या आसपास? कुछ भी नहीं होता, फटता है, ये हाइड्रोजन मिल जाता है एयर में और कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? पढ़ा तो हमने ये था कि H2+O2 क्या बनाता है? वाटर बनाता है ना? देखो, हर टाइम नहीं बनाता, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहां पे बनाता है। तो सबसे पहली चीज तो, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर दे पाओगे। वो क्वेश्चन क्या है कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं तो क्या वो रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहला। ओके,
तो आप एक इस चीज का आंसर दे पाओगे। कैसे, उसको इस चैप्टर में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो अगर रिएक्ट करेंगे, मान लो कि रिएक्ट करेंगे, आंसर है यस करेंगे रिएक्ट, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये कैसे पता चलेगा? ये भी आपको, इसका आंसर आपको थर्मोडायनेमिक्स दे सकता है। तो दो क्वेश्चन हो गए। रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका भी आंसर दे सकता है थर्मोडायनेमिक्स। दैट मींस इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो हम बता पाएंगे। एंड दूसरी चीज है कि अगर करेगा तो कितनी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी, वो इन्वॉल्वमेंट, वो एनर्जी टेकन भी हो सकती है, एनर्जी प्रोवाइडेड भी हो सकती है। दैट मीन्स कितनी रिक्वायरमेंट है और या फिर कितनी रिलीज होगी अगर वो रिएक्शन होता है तो। एंड तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जिसका आप आंसर दे पाओगे कि एक्चुअली जब ए और बी रिएक्ट करेंगे और उससे कुछ सी और डी बनेगा, तो एक आई डोंट नो आप लोगों ने अभी सुना है कि नहीं सुना, लेकिन हाँ इसके बाद जो एक चैप्टर आएगा वहां पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगा कि कई बार क्या होता है, एक रिएक्शन होता है ए और बी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप थर्ड क्वेश्चन समझ पाओ कि कई बार क्या होता है कि ए और बी रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे होते हैं। एंड सिमिलरली सी और डी जो होता है ना, वापस रिएक्ट करके वो ए बी बना सकते हैं। तो होगा क्या, जैसे ए और बी आपस में रिएक्ट करना चालू करेंगे और सी और डी बनेगा, तो जैसे जैसे सी और डी बढ़ता जाएगा वापस वो मिलके ए एंड बी बनाने लग जाएंगे। तो एक रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि ए बी से सी डी बन रहा है और दूसरा रिएक्शन पीछे से हो रहा है कि सी डी से ए बी बन रहा है, राइट। तो ऐसे रिएक्शन मान लो कि जिस रेट से ए और बी सी डी को बना रहा है उसी रेट से सी और डी ए बी को बनाने लगे, तो दैट मीन्स आपको क्या होगा, रिएक्शन हमेशा होता रहेगा लेकिन आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया। ओके। तो इसका मतलब हो गया, इस साइन को इक्विलिब्रियम का साइन बोलते हैं और जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये। ओके। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर नहीं भी आई है तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन था कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरा अगर होगा तो कितना ज्यादा होगा, कितनी हीट और एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एंड थर्ड है कि कितना ज्यादा रिएक्शन होने के बाद कोई चीज इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी। इन तीन चीजों को हम आंसर कर सकते हैं अगर हम बिल्कुल अच्छे से समझ पाए कि आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या है, और सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे तरीके से समझ पाए तो इन तीन क्वेश्चन का आंसर तो हम जरूर दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्या क्या हम आंसर कर पाएंगे अगर हमारे हमने ढंग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो। अब कुछ लिमिटेशंस है जो हमें जानना जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ इसको, या मेरे पास थोड़ी सी जगह है ऊपर भी, मैं ऊपर आपको समझा देता हूँ। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के तो बड़े सारे फायदे गिना दिए, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाती हैं। तो सबसे पहली चीज है, हमेशा याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स हमेशा बल्क के बारे में बताता है। ठीक है, बल्क के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं, अब जबकि मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ, बेसिकली जब आप लॉ की बात करते हो तो थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन सारी चीजों को जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में देखते रहेंगे। ओके। एक जीरोथ लॉ भी होता है, इसको भी हम देखेंगे क्या सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये जितने भी लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जब हम बोलते हैं ना फिजिक्स के रूल हर जगह अप्लाई होंगे अर्थ पे, है ना, तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, वो खाली बल्क पे अप्लाई होते हैं। जब मैं बल्क बोलता हूँ तो दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक चीज, बड़ी बड़ी चीजों पे। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चीजों पे अप्लाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं। जब मैं एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे चला जाऊंगा ना, तो थर्मोडायनेमिक्स की चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी वहां। तो अगर आप देखोगे तो जनरल फिजिक्स के जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल है वो भी अप्लाई नहीं होते। अगर आप एटम पे बात करो तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि एटम पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ूंगा तो वो इररिलेवेंट है, राइट। तो ये बल्क पे काम करता है, ध्यान रखना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। एक और चीज है, जो दूसरी चीज है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स बता पाता है और नहीं बता पाता। बता पाता है तो ऑब्वियसली लिमिटेशन में भी, क्या नहीं बता पाता वही हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ये बस आपको ये बता पाएगा कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ये बता पाएगा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। अगर H2 और O2 को मैं मिला रहा हूँ, टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर बता दिया, सब कुछ बता दिया जो कंडीशन है,
तो मैं ये बता पाऊँगा थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से कि हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा कि उसका रेट क्या होगा। रेट का मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन होगा, ये सब मैं नहीं बता पाऊँगा थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। अगर ये चीज़ जानना है, तो क्लास 12th में जाओगे जब आप, तो एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे कि कोई रिएक्शन क्यों जल्दी होता है, क्यों स्लो होता है, क्या सारे रीज़न होते हैं किसी रिएक्शन के फास्ट एंड स्लो होने के। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप खाली रेट को नहीं बता पाओगे थर्मोडायनामिक्स में, आप खाली फिज़िबिलिटी बता सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या लिमिटेशन होती है थर्मोडायनामिक्स की। बाकी इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। आई होप मैंने एक आपको बेस या कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया होगा कि इस चैप्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैप्टर बहुत आसान है, जस्ट दैट कि आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ करते हो, अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो आपको वो चीज़ ईज़ी लगेगी, ऑब्वियसली नहीं हुआ है तो आपको हार्ड लगेगा। तो अगर आप सारे वीडियोस देखोगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूएशन में फ्लो मिलेगा कि हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आपको पूरी चीज़ें समझ आएँगी एक्चुअली क्या है, ओके? एंड देन आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय।